अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल केयर। और हम देखते हैं कि हमारे आज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। By the end of this presentation, the learner will be able to know about maternity cycle, explain preconception care, enlist component of preconception care, explain natal, intranatal and postnatal care, highlight protograph and its component, enlist the complication of postpartum period and summarization. मैटरनिटी साइकिल। अब हम देखते हैं कि मैटरनिटी साइकिल क्या है। द स्टेजेस इन द मैटरनिटी साइकिल्स आर फर्टिलाइजेशन, एंटीनेटल और प्रीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड, इंटरकंसेप्शन पीरियड एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म टू फीमेल एग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जब मेल स्पर्म जो है फीमेल के एग के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि एम्ब्रियो बनता है। और जिसको क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें हो रही होती हैं। एंटीनेटल और प्रीनेटल पीरियड जो है बेसिकली ये वो पीरियड होता है जो डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है, डिलीवरी से पहले तक का जो पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। इंट्रानेटल पीरियड ड्यूरिंग डिलीवरी जो पीरियड होता है वो इंट्रानेटल पीरियड है। एंड पोस्टनेटल पीरियड जो होता है, जो डिलीवरी के बाद का पीरियड है, जो डिलीवरी से बाद से लेके 6 वीक तक का जो पीरियड होता है इसको हम पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं। इंटरकंसेप्शन पीरियड होता है एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस इन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स। द फर्टिलाइज ओवम रीचेस द यूट्रस इन 8 to 10 days। एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जाके वो ऑकर नहीं होती, उसका जो है ये आउटर पार्ट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब में वहां पे ये टेक प्लेस होती है, वहां पे यॉकर होती है। और इसको यूट्रस तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं बाद में, जब ये प्रोसीजर हो जाता है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहां से इसको यूट्रस तक पहुंचने में 8 to 10 days लगते हैं। मैटरनल हेल्थ केयर। Maternal health care includes preconception care, including premarital care, antenatal care, intranatal care and postnatal care। बेसिकली जो preconception care है, प्री मीन पहले, कंसेप्शन से पहले, मीन कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले की जो केयर होती है उसमें क्या क्या आ जाता है। प्री मैरिटल केयर यानी कि शादी से पहले की भी जो केयर होती है, फिर एंटीनेटल केयर आ जाती है, वो जो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है डिलीवरी से पहले तक का। फिर इंट्रानेटल केयर वो जो ड्यूरिंग डिलीवरी की जो केयर होती है, जो ड्यूरिंग डिलीवरी का जो पीरियड होता है। एंड पोस्टनेटल केयर और डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है उसको हम पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं। प्री कंसेप्शन केयर। अब हम देखते हैं कि प्री कंसेप्शन केयर क्या है। प्री कंसेप्शन केयर is a care of female before conception, is continued care from birth through stages of growth and development and until the time of conception and pregnancy, so as to prepare the female for normal childbearing and delivery in future। बेसिकली जो प्रीकंसेप्शन पीरियड है वो क्या है, वो कहाँ से शुरू होता है। ये बेसिकली जो फीमेल है जो बर्थ से शुरू हो जाता है, जिसमें उसकी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो भी सारी उसमें आ जाती हैं एंटिल टाइम ऑफ कंसेप्शन, और वहां तक कि उसकी शादी और उसके बाद जब मेल पार्टनर के साथ वो उनके कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जब वो कंसीव कर लेती हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं एंड और उसके बाद जो फीमेल को इस काबिल करना या इस तरह उसको तैयार करना या उसको इस तरह गाइड करना कि वो क्या करे टू द फॉर नॉर्मल चाइल्ड बेयरिंग एंड डिलीवरी इन फ्यूचर, के वो नॉर्मल चाइल्ड बेयरिंग एज में और उसको जो नॉर्मल डिलीवरी इन फ्यूचर में और उसको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकें, उसको बचा सकें। उसको प्री कंसेप्शन केयर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ प्री कंसेप्शन केयर। अब हम देख लेते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं प्री कंसेप्शन केयर के। हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। कम्युनिटी हेल्थ में हम जाएंगे तो वहां पे हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रिवेंशन ही हर जगह आपको मिलेगा। हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ health hazards, especially those of particular risk
ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिकली ये कि हमने किसकी हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ के लिए हमने प्रमोशन करनी है और डिजीज के लिए हमने प्रिवेंशन करनी है, ताकि उसको गायनी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी में कोई भी जो डिजीजेज हैं उससे वो इफेक्ट ना हो सके। रेगुलर हेल्थ अप्रेजल और जो रेगुलर हेल्थ अप्रेजल फॉर अर्ली केस डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली ये कि रेगुलर हमें जो है फीमेल्स के हेल्थ का जायजा लेना होगा, उसकी जजमेंट करनी होगी, उसका चेकअप करना होगा रेगुलर बेसिस पे। वो किस लिए करना होगा? इसलिए करना होगा कि कोई भी जो अगर एबनॉर्मल डिलीवरी है या किसी किस्म का भी कोई रिस्क है कि उसमें ये चीज़ डिवेल्प हो सकती है, उसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी तो उसकी मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो सकेगी और उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल्स। हमने यंग गर्ल को क्यों हेल्थ एजुकेशन देनी है? बेसिकली टू डिटर्मिनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। बेसिकली हमने उनका फैसला इसलिए हेल्थ एजुकेशन देते हैं ताकि वो फैसला करें या तयन कर लें किस चीज़ के लिए उन्होंने तयन करना, अपनी हेल्थ के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए। प्री मैरिटल केयर फॉर बोथ है। पहले तो जो हम कर रहे थे वो सारा फीमेल्स के प्रेगनेंसी से रिलेटेड था। अब जो प्री मैरिटल केयर जो बोथ ही होती है, मेल की भी और फीमेल की भी, उनको शादी से पहले दोनों की केयर करनी होगी। शादी से पहले वो किस किस की केयर करेंगे? वो बेसिकली अपनी केयर ही करेंगे, अपनी अपनी। एंटीनेटल केयर एंड असेसमेंट। अब हम देखते हैं कि एंटीनेटल केयर क्या है और उसकी हम असेसमेंट कैसे करते हैं। एंटीनेटल केयर इज द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर हम फीमेल की करते हैं, जो फीमेल की केयर की जाती है, उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। The primary aim of antenatal care is to achieve at the end of pregnancy a healthy mother and healthy baby. Basically antenatal care ये होती है कि एंड पे जो हमें एंड प्रोडक्ट मिले उसमें क्या मदर भी सेफ रहे, हेल्दी रहे और जो बेबी हो वो भी सेफ और हेल्दी हो। Ideally, this care should begin soon after conception and continue throughout pregnancy. ये conception के फॉर जब फीमेल कंसीव कर लेती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके फौरन बाद ये केयर शुरू हो जाती है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये एंटीनेटल केयर चलती है। In some countries, notification of pregnancy is required to bring the mother in the prevention care cycle as early as possible. कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जो उनके मेटर्निटी सेंटर्स बने होते हैं उनमें वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती हैं, वहाँ पे नोटिफाई कर देती हैं, ताकि वो फिर क्या करते हैं कि उनको अपना वो जो एक प्रिवेंशन साइकिल होता है, प्रिवेंशन केयर साइकिल या प्रिवेंशन साइकिल होता है, उसमें ले आते हैं ताकि उनकी जो पॉसिबल केयर हो वो उनको दी जा सके। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। अब हम देखते हैं कि जो एंटीनेटल केयर दी जाए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो हमने उसको प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना और उसकी हेल्थ मेंटेन करनी है। किसकी हेल्थ मेंटेन करनी है? मदर की, प्रेगनेंसी के दौरान। टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन। जो भी कोई हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे कि पेशेंट अगर उसको पहले कोई हिस्ट्री है कि इसकी ये डिजीज है, तो डेफिनेट बात है कि उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, अगर किसी को कार्डियक इश्यूज है या कोई हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव में ये होता है कि पेशेंट एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया मिल जा सकती हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये हाई रिस्क केसेस होते हैं और इसलिए इनको हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। टू फोर्स इन कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम। और हमें ये भी देखना है कि आगे फोर्स इन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आगे उनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जब इंट्रानेटल पीरियड में या डिलीवरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमने और उनको किस तरह प्रिवेंट करना है। टू रिमूव एंजाइटी एंड ड्रेड एसोसिएटेड विद डिलीवरी। और सबसे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो भी यही होगा कि हम जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट है उसको हमने जो प्रेगनेंसी रिलेटेड उसकी एंजाइटी है या जो टेंशन है उसको रिलीव करना है और जो खौफ है उसको प्रेगनेंसी का या डिलीवरी का उससे भी हमने उसको खौफ को कम करना है। टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट। और हमने क्या करना, जो मैटरनल माँ और बच्चे का जो डेथ रेट है और जो डिजीज रेट है वो दोनों ही कम करने हैं। टू टीच द मदर अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। और हमने मदर को किस चीज़ के बारे में टीच करना है, उसको हमने जो बच्चा है उसकी चाइल्ड केयर कैसे करनी है सारा उसको बताना है, बच्चे की और जो उसकी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में बताना है, पर्सनल हाइजीन जो उसकी पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल सफाई वगैरह है उसके बारे में, और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और इन्वायरमेंट की भी जो सैनिटेशन है, इन्वायरमेंट की भी जो सफाई है उसके बारे में भी सब कुछ हमने उसको गाइड करना है, टीच करना है मदर को।
to sensitize the mother to the need of our family planning, including advice to case seeking medical termination of pregnancy. तो हमने मदर को टू सेंसिटाइज द मदर नीड द फैमिली, और मदर को ये सेंसिटाइज करना है, मदर को हमने इस काबिल बनाना है, मदर को हमने ये भी टीच करना है कि वो फैमिली प्लानिंग को भी सोचे, और सेकंडली ये कि इंक्लूड एडवाइस, अगर कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहती है तो उसके लिए भी हमने उसको एडवाइस देनी है या गाइड करना है कि हमारा माशरा क्या है, इसमें हमारे क्या रूल रेगुलेशंस हैं, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, हमारा लॉ जो है वो इसको अलाउ करता भी है या नहीं है, हमारा जो रिलीजन है वो इन चीज़ों को अलाउ करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने उनको गाइड करनी होती है। एंटीनेटल केयर कंप्राइजेस, एंटीनेटल केयर में हम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिस्ट्री टेकिंग, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। उसमें हम क्या क्या करते हैं? जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर हम एंटीनेटल सेंटर में या जो भी आपका हॉस्पिटल है या जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है उसके पास जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं और एंटीनेटल चेकअप के लिए। उसमें फिर आपकी हिस्ट्री टेकिंग भी होती है, एंटीनेटल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं और हेल्थ एजुकेशन भी होती है। Registration of pregnancy. The registration of pregnancy must be done in an antenatal clinic within 12 weeks. बेसिकली ये है कि जो फीमेल वुमेन है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, जिसने कंसीव कर लिया है, जब वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको क्या चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के विद इन 12 वीक्स में अपने आप को एंटीनेटल क्लिनिक पे रजिस्टर्ड करवाए। नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या? नेम, पेशेंट का नेम होना चाहिए, उसकी एज मेंशन होनी चाहिए। ग्रेविडिटी मीन, ग्रेविडिटी का ये मतलब होता है कि वुमेन, वो जो वुमेन है जो रजिस्टर्ड हो रही है, जिसकी हिस्ट्री दी जाएगी, वो कितने टाइम पहले, कितनी दफा वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, हाउ मेनी टाइम ही गॉट प्रेगनेंसी। ग्रेविडिटी का मतलब ये होता है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वल होना। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये मदर की वो जो वुमेन है उसकी क्वालिफिकेशन, फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस वगैरह भी पूछना पड़ता है उसमें कि इधर वो मैरिड है भी कि नहीं जो आ गई है इधर, क्योंकि पाकिस्तान में तो जिस चीज़ें इसके बगैर पॉसिबल नहीं है शादी के बगैर, मगर अदर कंट्रीज में हो सकता है कोई ऐसा रूल हो कि जिसको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम उनके रूल्स को इतना अच्छा नहीं जानते। उसके बाद हस्बैंड एज आ जाती है, हस्बैंड की एजुकेशन है, उसका ऑक्यूपेशन है, इनकम है और उसका रिलीजन वगैरह सारा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ करंट कंप्लेंट। जो उसकी करंट कंप्लेंट है जिस मकसद के लिए वो है, उसमें हम उसकी हिस्ट्री में जो जो चीज़ें पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, हम उसकी पूछेंगे कि उसके LMP क्या था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था और कब उसका शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, कौन सी डेट थी, ये वो सारी हिस्ट्री लेंगे। एज एट मिनार्ची, मिनार्ची का मतलब हुआ था कि उसको ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं ये कब आना शुरू हुए थे, जब उसके ये मेंसेस कब उसको शुरू हो गए थे आने, किस एज में शुरू हुए थे। साइकिल ड्यूरेशन, और जब ये इसको मेंसेस आते हैं उसका साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने डेज पे ये डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ फ्लो, और जो वो अमाउंट ऑफ फ्लो मेंसेस में जो ब्लीडिंग वगैरह उसको होती है उसका फ्लो कितना होता है। डिस्मेनोरिया, क्या ये पेनफुल उसको मेंस्ट्रुएशन होती है या पेनफुल नहीं होती, या इसके साथ कोई उसको प्रॉब्लम होता है। LMP एंड EDD। LMP होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड। एस्पेक्ट्स ऑफ एंटीनेटल असेसमेंट। अब हम देखते हैं कि जो एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं उसके कौन कौन से एस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन होना चाहिए, थारो एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसमें कुछ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, आपको डिटेल्ड में उसका एग्जामिनेशन करना है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। एब्डोमिनल पैल्पेशन, और उसकी एब्डोमिनल पैल्पेशन भी करके देखनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन या जनरल एग्जामिनेशन, उसमें क्या है? हाइट, पेशेंट मेजरिंग 5 फीट और लेस इज मोर लाइकली टू हैव अ स्मॉल पेल्विक। ऐसे पेशेंट, फीमेल पेशेंट जिनकी जो हाइट है वो अगर 5 फीट है या लेस देन 5 फीट है, उसमें क्या है जो पेल्विक का साइज होता है वो स्मॉल हो सकता है। वेट गेन 12 to 15 kg इन टोटल, और प्रेगनेंसी में जो वेट गेन हुआ हो उसमें उसका 12 to 15 kg तक टोटल होता है। उसके बाद टेम्परेचर देखना है, पल्स रेस्पिरेशन देखनी है, उसकी ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और इंक्रीज 120 फॉर फर्स्ट विजिट इज सिग्निफिकेंट।
अगर उसका फर्स्ट विजिट में अगर उसका जो बीपी है डायसिस्टोलिक वो 90 है या इंक्रीज 100 तक है, तो ये सिग्निफिकेंट है और इस पे आपने फोकस करना है कि कहीं ये जो ब्लड प्रेशर है वो इसके में ये चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट कहीं फर्दर उसमें आगे जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी की स्टेज में जाएगी तो वो कहीं उसमें एक्लैम्पशिया या प्री एक्लैम्पशिक स्टेजेस में ना चली जाए। स्कैल्प देखनी है उसकी, इन्फेक्शंस देखनी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेस्टेशंस देखनी, टंग देखनी है ड्राई है टंग कैसी है उसकी, तो टीथ देखने हैं, गम्स, टॉन्सल्स, थायराइड, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू चेक। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, जब ब्रेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी चेंजेस देखते हैं, साइज देखना है ब्रेस्ट के और निपल्स देखने हैं, फिर उसमें हमें ये देखना है कहीं ये इन्वर्टेड तो नहीं है, फ्लैट है, रिट्रैक्टेड है या क्रैक्ड है, ये सारी चीजें आपने उसमें नोट करनी है। नेटल केयर, अब हम देखते हैं कि नेटल केयर या इंट्रानेटल केयर क्या होती है। इंट्रानेटल और नेटल केयर मींस केयर टेकन ड्यूरिंग डिलीवरी। ये पीरियड जो होता है ये शॉर्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ केयर वो होती है जो ड्यूरिंग डिलीवरी दी जाती है। नेटल केयर द एम्फेसिस इज ऑन द क्लीनलीनेस, इसमें ये होता है कि हम जो ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं वो क्लीनलीनेस पे देते हैं। इट इंटेल क्लीन हैंड एंड क्लीन फिंगर, आइदर के डॉक्टर हो या साथ उसके नर्स हो या जो भी हो, उसके हैंड बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और फिंगर नेल्स भी क्लीन होने चाहिए, और उसमें ऐसा ना हो कि वो डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हैं और उनके नेल जो है ऐसे मिट्टी से भरे पड़े हैं, और ये वो इस तरह गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए क्लीन सरफेस होनी चाहिए। जो डिलीवरी टेबल है वो क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह जो स्टरलाइज वगैरह जो कुछ भी वो कर लेते हैं, उसके ऊपर साफ चादर शादर जो भी होती हैं वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। ये ना हो कि पहले एक डिलीवरी कंडक्ट हुई है वो वैसे ब्लड और दूसरे पेशेंट को डाल दिया, ये चीजें पॉसिबल, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये मजीद आगे कॉम्प्लिकेशन काज करती हैं। क्लीन कटिंग एंड केयर ऑफ द कॉर्ड, और जो कॉर्ड बेबी की जब डिलीवरी होगी जो उसकी कॉर्ड कटिंग करेंगे वो ऐसे नहीं कि जो चीज़ सामने आई पकड़ के काट दी चाहे वो सा, मगर उसके लिए ये कि स्टरलाइज सीजर होनी चाहिए या स्टरलाइज ब्लेड होना चाहिए, उससे आपने उसको काटना है और उसकी कॉर्ड की केयर भी करनी है। कि बर्थ कैनाल क्लीन बाय अवॉइडिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस, और जो बर्थ कैनाल है फीमेल की उसको अभी आपने क्लीन रखना है और हार्मफुल प्रैक्टिसेस से अवॉइड करना है। उसके अगर आप कोई स्पंज वगैरह है तो जब निकालते हो ये ना हो कि स्पंज जब आप उसको साफ कर रहे हो वो नीट होने चाहिए। इस तरह जो जो हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह या फॉरसेप्स वगैरह उसमें यूज हो रही हैं वो भी स्टरलाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पे यूज करके दूसरे पे यूज कर दे, इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर शुड बी इक्विप्ड फॉर डिलीवरी विद मिडवाइफरी किट्स। जो हॉस्पिटल है या हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे जो है डिलीवरी किट्स जो है मिडवाइफरी डिलीवरी किट्स वो मौजूद होनी चाहिए, और उसमें जो ईच एंड एवरीथिंग और एवरी इक्विपमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अ रेगुलर सप्लाई फॉर स्टेरल ग्लव्स एंड ड्रैप्स, जो स्टरलाइज ग्लव्स हैं या ड्रैप्स है, ड्रैप्स वो होती है वो शीट्स होती है जो हम जब कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर वगैरह स्टरलाइज वे में एसेप्टिक टेक्निक से करते हैं तो हम उसको ड्रैप वो कवर करके वो करते हैं। टॉवल, क्लीनिंग मटेरियल, सोप एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एज वेल एज इक्विपमेंट ऑफ स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाईज। इसमें ये है कि जो मेन फोकस है वो आपके ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मौजूद होने चाहिए, स्टरलाइज इक्विपमेंट मौजूद होने चाहिए, रेगुलर सप्लाईज होनी चाहिए ग्लव्स और ड्रैप्स की, और उसमें ये है कि आपको जरा वो कोताही नहीं करनी कि हम चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम जो पहले की खुली हुई चीजें हैं वही यूज कर लें। वो हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि पेशेंट के को मजीद प्रॉब्लम में सफर कर सकती हैं, जिससे पेशेंट जो होता है पोस्ट नेटल सेप्सिस या पोस्ट नेटल इन्फेक्शन में जा सकता है। एम ऑफ गुड इंट्रानेटल केयर, थारोएसेप्सिस का मतलब ये कि हमारा टोटल जो प्रोसीजर हो या टोटल जो सर्जरी वगैरह उसमें एसेप्सिस टेक्निक यूज होनी चाहिए कि उसमें वो फ्री फ्रॉम जर्म, वायरस एंड एनी अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन कॉज डिजीज, उससे फ्री होने चाहिए। डिलीवरी विद मिनिमम इंजरी टू द इन्फेंट एंड मदर ड्यूरिंग डिलीवरी, ये एफर्ट होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि मदर को या बेबी को कोई इंजरी ना आए। रेडीनेस टू डील विद कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप देख रहे हैं कि डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो आपने रेडी रहना है, तैयार रहना है कि उसको अच्छी तरह हैंडल कर सके। सच एज कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है,
एंटीपार्टम हेमरेज हो सकती है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकती है इंट्रानेटल केस पहले, कन्वल्शंस, अगर पेशेंट का बीपी वगैरह बहुत शूट कर गया है, या पेशेंट जो है क्लैम्शिया जब प्री एक्लैम्पशिक स्टेट में है तो वो कन्वल्शंस में भी जा सकती है, उसको फिट्स हो सकती है। माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि जो बेबी की जो पोजीशंस हैं वो अगर माल प्रेजेंटेशन के वो प्रॉपर पोजीशन के साथ नहीं प्रेजेंट कर रहा है तो वो माल प्रेजेंटेशन के साथ है तो वो भी ये कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है। प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड, जो कॉर्ड है उसके अगर नेक के गिर्द प्रोलैप्स है तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है कि अगर वो ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो पेशेंट नेक्स्ट स्टेज पे सिजेरियन में भी जा सकती है, पेशेंट का सिजेरियन करना पड़ेगा, उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। केयर ऑफ द बेबी एट डिलीवरी, बेबी की जो केयर है ड्यूरिंग डिलीवरी वो होनी चाहिए। रिसेसिटेशन अगर जरूरत है उसको रिसेसिटेट भी करना पड़ेगा। केयर ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की केयर, क्योंकि बेबी में जो मेजर इन्फेक्शन का सोर्स होता है वो कॉर्ड ही हो सकती है। एंड केयर ऑफ द आईज, और आईज की भी स्पेशल केयर देनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टोग्राफ क्या है। A partograph is a graphical record of the observation made of a patient in labor. पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया जाता है उन पेशेंट्स का जो लेबर में होती हैं, जो जिनको लेबर पेन्स हो रही होती हैं, उनका जो ग्राफ मेंटेन किया जाता है उनको पार्टोग्राफ कहा जाता है, और ये ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। बेसिकली ग्राफिकल रिकॉर्ड में क्या हम देखते हैं, फॉर प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड सैलिएंट कंडीशंस ऑफ मदर एंड फीटस। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता है, लेबर की स्टेजेस में जाता है, तो उसमें हम जो प्रोग्रेस आ रही होती है वो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो सारा हम नोट कर रहे होते हैं। और जो मोस्ट नोटिसेबल एंड इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि जो मदर की या फीटस की कंडीशन होती है उनको भी हमने मॉनिटर करना होता है। It was developed and extensively tested by the World Health Organization. ये बेसिकली जो पार्टोग्राफ था ये डेवलप और जो टेस्टेड किया था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, और फिर उन्होंने ये इसको यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेशन का भी इस पे किया था। ये है पार्टोग्राफ, बेसिकली जो चार्ट है या जो शीट है जिसको हम पार्टोग्राफ कहते हैं, यहाँ पे ग्राफिकली रिकॉर्डिंग होती है, तो वो ये वाली। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ क्या है। बेसिक इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें हमने क्या करता है, सबसे टॉप का जो पार्ट होता है वो है फीटल कंडीशन। उसमें हमने जो फीटल की कंडीशंस होती हैं वो मॉनिटर मेंशन कर रहे होते हैं, वो नोट कर रहे होते हैं। सेकंड पार्ट प्रोग्रेस ऑफ लेबर एट मिडल, और जो मिडल वाला उसका पार्ट है उसमें हमने जैसे जैसे लेबर आगे प्रोग्रेस करती जा रही है वो नोट हो रही होती है। एंड थर्ड पार्ट एट द बॉटम जो होता है, जो आउटकम पे हमने मेंशन करना, उसमें हम मैटरनल कंडीशंस नोट कर रहे होते हैं, जो मदर की जो कंडीशंस होती हैं वो उसमें मेंशन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट नेटल केयर। हम देखते हैं कि पोस्ट नेटल केयर क्या है, और ये पोस्ट नेटल केयर का पीरियड कौन सा पीरियड होता है। केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज पोस्ट नेटल। जो माँ और बच्चे की जो केयर है आफ्टर डिलीवरी उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल केयर क्या कहते हैं। और जो हमारा पोस्ट नेटल केयर का जो पीरियड होता है अप टू 6 वीक, जिस 6 वीक तक का जो पीरियड होता है ये पोस्ट नेटल केयर का पीरियड होता है। ब्रॉडली दिस केयर फॉल्स इन 2 एरियाज। बेसिकली इस जो केयर है इसमें क्योंकि मदर और बेबी दोनों की केयर है, इसलिए हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, फॉल कर देते हैं। केयर ऑफ द मदर विच इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस। जो मदर की केयर है वो बेसिकली और प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, ऑब्स्टेट्रिशियंस क्या होती हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, जो डिलीवरी पेशेंट की कंडक्ट करवा रही होते हैं, जो उन्होंने ड्यूरिंग सारे पीरियड में पेशेंट को मॉनिटर किया होता है, और वो पेशेंट की प्राइमरी फिजिशियन होती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। And next है care of the newborn which is the combined responsibility of obstetricians and pediatricians। और जो न्यूबॉर्न की केयर है उसमें ये है कि ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट भी शामिल होते हैं और पेडियाट्रिशियंस होते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूनेटल स्पेशलिस्ट होते हैं, ये उन दोनों की केयर में आ जाता है जो न्यूबॉर्न होता है। नेक्स्ट है हम अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोस्टनेटल केयर क्या, और हमारे जो पोस्टनेटल केयर है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड। जो हमारा पोस्टपार्टम का पीरियड है, जो 6 वीक आफ्टर डिलीवरी 6 वीक का पीरियड है, उसमें हमने जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं उनसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड रेस्टोरेशन ऑफ मदर्स टू ऑप्टिमम हेल्थ। और हमने केयर प्रोवाइड करनी है ताकि माँ जो है वो अपनी ऑप्टिमम हेल्थ केयर, जो अपनी मैक्सिमम हेल्थ की स्टेज में वापस आए, ताकि वो अपने
डेली एक्टिविटीज को भी कंटिन्यू कर सके। टू चेक एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर ये भी चेक करना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की एडिक्वेसी है वो काफ़ी है, ये तो नहीं है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो बेबी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसकी जो सेकलिंग नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही, ये भी आपने चेक करनी है। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, अगर कोई फैमिली चाहती है कि इस डिलीवरी के बाद उनको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, तो आप लोगों ने उनको गाइड करना है, उनको टीच करना है, उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है फैमिली प्लानिंग के बारे में, ताकि वो नेक्स्ट डिलीवरी में जो स्पेस है उसको मेंटेन कर सकें। टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू मदर एंड फैमिली, और जो बेसिक हेल्थ एजुकेशन है मदर और फैमिली को वो आपने जरूर देनी है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, हम देखते हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्परल सेप्सिस, कि ये पर्परल सेप्सिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट विद इन 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के विद इन 3 वीक्स से लेकर 6 वीक्स तक अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शंस हो जाती हैं, फीवर आना शुरू हो जाता है और पेशेंट सेप्सिस में चलिए, तो ये हम क्या करें, ये पर्परल सेप्सिस है, जो पोस्टपार्टम पीरियड की इन्फेक्शन है, ये पोस्टपार्टम पीरियड की कॉम्प्लिकेशन है। Peripheral sepsis can be prevented by attention to asepsis before and after delivery. अगर हम डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग डिलीवरी एसेप्सिस टेक्निक यूज करते हैं, हम ईच एंड एवरीथिंग और क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, स्टरलाइज चीजें यूज करते हैं, हैंड वॉशिंग की प्रॉपर टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक्चुअली ये क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द वेन्स ऑफ द लेग्स फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद वेरिकोज वेन। इसमें ये होता है कि पेशेंट की जो वेन्स है वो वेरिकोज होते हैं, उनके जो ल्यूमन्स हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं और उनमें वो काफी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी सी हो जाती हैं, और इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कहा जाता है। सेकेंडरी हेमरेज, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी हेमरेज भी हो सकती है। ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना एनी टाइम फ्रॉम 6 hours आफ्टर डिलीवरी टू द एंड ऑफ द परप्यूरम 6 week इज कॉल्ड सेकेंडरी हेमरेज। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी हेमरेज वो हेमरेज होगी जो कि डिलीवरी के 6 घंटे से बाद से लेके 6 वीक तक अगर वजाइना से ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हेमरेज। मे बी ड्यू टू रिटेन्ड प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स, अगर कोई मेम्ब्रेन्स रह गई है या कोई प्लेसेंटा का कोई पीस अंदर रह गया है यूट्रस में, तो ये क्या चीज ये काज कर सकता है। उसके बाद और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मेस्टाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट की जो इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती हैं, फीवर एंड वुंड इन्फेक्शन हो सकती हैं। ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड की सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब पोस्टपार्टम हेमरेज के ये एक मैसेज है, फेटल येट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। थैंक यू सो मच, होप यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच। प्लीज इसको गौर से पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके कोर्स आउटलाइन का एक हिस्सा और सेफ मदरहुड का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये।